कांग्रेस पार्टी जो है, इन्होंने पूरे विदर्भ के अंदर में या बोलो महाराष्ट्र के अंदर में 99% मुसलमानों को टिकट देने के लिए ज़हनियत ही नहीं बनाई। क्या इनको मुसलमानों में आतंकवादी ही नजर आते हैं जो अभी अगर मान लो ये चुन के जाएंगे तो? कांग्रेस सिर्फ मुसलमानों को इस्तेमाल कर रही है, सिर्फ वोट बैंक बना के रखी है और कुछ ही नहीं है। कौन भला कर सकता, कौन ठीक लगता है? अरे सबसे अच्छी गवर्नमेंट में तो बोलता बीजेपी गवर्नमेंट है। बीजेपी को वोट देते हैं आप लोग? बीजेपी को तो वोट, हम उनकी विचारधारा से हम एग्री नहीं करते। उन्होंने तो सीधा सीधा हम पे एक तमगा लगा के रखा है, आतंकवादी, जिहादी, लव जिहाद, दुनिया के जिहाद उन्होंने हमारे ऊपर लगवा दिया है। देवेंद्र फडणवीस की सर हम बात नहीं करेंगे। हम नितिन गडकरी जो हमारे यहाँ के जो खासदार है वो मुसलमानों को लेके चलते हैं। मैं समझता हूँ इंडिया में जिस मिनिस्ट्री से नितिन गडकरी जी आते हैं उनसे अच्छा काम 70 सालों में किसी ने नहीं किया। आप देख लीजिए, मैं नहीं बोलूंगा, रोड बोलेंगे, सड़कें बोलेंगे। देवेंद्र फडणवीस कैसे लगते हैं? नहीं, वो तो अलग है, हम उनको पसंद नहीं करते। कटोंगे तो कटोंगे, ये कौन सा नारा है? ये कैसा? ये इंसानियत के खिलाफ वाला। हमारे बाप दादा, हमारी जनरेशन यहाँ हिंदुस्तान में पैदा हुए और वो कब्रिस्तान में दफन है। वो मरने के बाद भी हिंदुस्तान में दफन है। हम हिंदुस्तानी थे, हम हिंदुस्तानी हैं और हम मरते दम तक इंशाल्लाह हिंदुस्तानी ही रहेंगे। ये अधिकार हमसे कोई दुनिया की कोई ताकत छीन नहीं सकती है हिंदुस्तानी होने का। हमें गर्व है कि हम इंडियन हैं और भारतीय हैं। इस वक्त कैमरे पर जो आप नज़ारा देख रहे हैं वो जामा मस्जिद का है। ये नागपुर की जामा मस्जिद है और हमें कुछ लोगों ने बताया कि विदर्भ क्षेत्र की सबसे बड़ी ये मस्जिद है और हम इस वक्त मोमिनपुरा इलाके में हैं जो कि नागपुर का एक मुस्लिम बहुल्य इलाका है। तो यहाँ पर लोगों से जानेंगे, समझेंगे कि नागपुर में क्या मुद्दे हैं, चुनाव में क्या हो रहा है इस बार, और मोमिनपुरा के लोग क्या सोचते हैं अब की जो सरकार है उसके बारे में, इससे पहले जो उद्धव ठाकरे की सरकार रही उसके बारे में, और जो चुनाव चल रहे हैं उसके बारे में बात करने के लिए कुछ लोग हमारे साथ जुटे हुए हैं। और अभी सीट की जो बात करते हैं, मोमिनपुरा इलाका है वो नागपुर सेंट्रल, नागपुर मध्य विधानसभा के तहत आता है और विकास कुम्भारे फिलहाल यहाँ से विधायक हैं, मगर बीजेपी ने उनका टिकट काट दिया है और प्रवीण डटके को टिकट दिया है। कांग्रेस ने बंटी बाबा शेलके को टिकट दिया है। तो मुख्य मुकाबला चाहे नागपुर की बात करें, चाहे आप पूरे विदर्भ क्षेत्र की बात करें, वो भाजपा और कांग्रेस के बीच ही रहता है। फिलहाल मोमिनपुरा के बारे में बात करते हैं कि यहाँ के लोग क्या सोचते हैं। क्या नाम है सर आपका? जावेद अंसारी। जावेद जी क्या करते हैं? हम कपड़े का कारोबार। कपड़े का कारोबार करते हैं। तो रहने वाले यहीं के मोमिनपुरा मध्य नागपुर। नागपुर के मोमिनपुरा के? अच्छा जी। तो आपके रूट्स भी यहीं से हैं कि कहीं बाहर से आए थे? यहीं से ही हैं। आप नागपुर यहीं से आए? अच्छा, प्रॉपर नागपुर के? प्रॉपर नागपुर ही है। अच्छा, थोड़ा इस मस्जिद के बारे में बताइए। अभी इनको कोई बता रहा था कि ये विदर्भ क्षेत्र की सबसे बड़ी मस्जिद है। हाँ, विदर्भ क्षेत्र की बड़ी मस्जिद के अलावा ये है कि इसके अंदर जो हॉल है वो हॉल एशिया का सबसे बड़ा हॉल है जिसमें बीच में पिलर नहीं है। अच्छा, ये इसकी खूबी है, तारीखी हैसियत रखती है ये, जहाँ पे एक वक्त में 3000 लोग एक साथ नमाज पढ़ सकते हैं। बीच में पिलर नहीं है, खूबी है उसकी। और उस पर 2000 टन का जो उस पर गुम्बद रखा हुआ है बगैर पिलर के। अच्छा, ये खास बात है उसकी। बाकी पॉस है एकदम, मतलब इसका आर्किटेक्चर जो है आप बता रहे हैं अनोखा है। हाँ। बिना पिलर के ही पूरा मस्जिद बना हुआ बीच है। में पिलर नहीं है। ये बैरिस्टर यूसुफ शरीफ ने इसको डिजाइन किया था। कितनी पुरानी मस्जिद है? नियर अबाउट 70 साल। 70 साल। मस्जिद पुरानी है, नया कटक से जो 70 साल हुए। अच्छा जी। 1959 में इसका पाया खुदा था नया वाला। हमारे वालिद साहब बताते, मेरा भी वतन यही है। मेरा नाम अब्दुल जब्बार शेख, मेरे वालिद एसटी में कंडक्टर थे। मोहम्मद हुसैन की चाल में ही हम रहते थे। अभी यहाँ से यशोधरा रहने चले गए। लेकिन हमारे वालिद बताते थे कि जो पुरानी मस्जिद थी उसको जब नई ईजाद किया जा रहा था तो उस टाइम हमारी बड़ी बहन पैदा हुई थी। उनके पैदा होने का दिन सन 1959 के सन में हुआ था। वो डेट तो मुझे नहीं पता है, लेकिन 1959 की मस्जिद है। आप पूछ रहे थे, मुझे जावेद भाई अंसारी ने बताया कि भाई अपने वतन के अंदर में अपने साथ कुछ राजनीतिक पार्टियां लोग जो एक अच्छा काम करना चाहिए अपनी मुस्लिम आबादी के हिसाब से, जिसमें पहले अपने पास में थे मिस्टर अनीस अहमद जो अच्छा कार्य करता था। किस पार्टी से थे? वो कांग्रेस पार्टी से। अच्छा, हाँ, एक अच्छा कार्य करता था। उनको हम लोगों ने मनाए भी कि आप फिर से यहाँ पर वो करें। लेकिन कांग्रेस पार्टी जो है, इन्होंने पूरे विदर्भ के अंदर में या बोलो महाराष्ट्र के अंदर में 99% मुसलमानों को टिकट देने के लिए ज़हनियत ही नहीं बनाई।
क्या इनको मुसलमानों में आतंकवादी ही नज़र आते हैं जो अभी अगर मान लो ये चुन के जाएंगे तो? क्या बीजेपी गवर्नमेंट ने तो कट कर ही दिया है मुसलमानों को वोट देना, तो कांग्रेस ने क्यों नहीं देना चाहिए? आप कह रहे हैं कि इस बात की नाराजगी है बिल्कुल पूरी कि जो तरह से 62 विधानसभा विदर्भ क्षेत्र में है हाँ। उसमें मात्र एक मुस्लिम कैंडिडेट है, इस हाँ। बात की नाराजगी है। हाँ, तो भाई जब जहाँ मुस्लिम आबादी आज 98% मोमिनपुरे के अंदर में मुस्लिम आबादी है, वहाँ से आपके पास में अगर अनीस अहमद से कांग्रेस पार्टी को अगर एलर्जी है तो दूसरे मुस्लिम कार्यकर्ता को दो ना आप। और भी लोग हैं ना अपने पास में, पैसे से भी माला माल है, अल्लाह का शुक्र है कि भाई पैसे के साथ साथ उनकी इज्जत अफजाई भी है, कमेटियों के अंदर में भी कई लोग हैं। उन लोगों ने आगे आकर अपना फॉर्म भरने की कोशिश की, लेकिन अब अभी भी सुनने को मिला है जावेद भाई अंसारी की तरफ से मुझे कि 3 या 4 लोगों ने और भी नाम मुस्लिम कैडरों ने पर्चा भरा है, जो कि वापसी 4 तारीख का है। इसमें बैठक करके डिसाइड करने वाले हैं कि भाई कौन खड़ा हो जाए। और आप लोग का विरोध कांग्रेस पार्टी तक पहुंच चुका है, आप कह रहे हैं। अभी चर्चा हो रही है सिंपल सी बात कि है, सिंबल वापसी का जिस दिन होगा उस दिन ये हो सकता है उनमें से एक आदमी रह सकता है। जो 3-4 लोग खड़े हैं, जैसे अभी पहले अनीस अहमद साहब का नाम आगे लाए, उनको ला करके बताया गया मेरे को कि भाई अनीस अहमद साहब को मीटिंग के अंदर में लिया गया, वो चले गए उधर आघाड़ी की तरफ एक में। तो ये मुद्दा हो गया आपका कि मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व कम है ही नहीं बोलो तो जाएगा चलेगा। वोट देने के लिए वोट सिर्फ क्या पूरे इंडिया में क्या नाम आपका? मुसलमान मोहम्मद नफीस अंसारी। क्या करते हैं मोहम्मद? फुटवेयर का काम है मेरा। हाँ। क्या कह रहे हैं? कांग्रेस सिर्फ मुसलमानों को इस्तेमाल कर रही है, सिर्फ वोट बैंक बना के रखी है और कुछ नहीं है हिंदुस्तान के अंदर। ऐसा नहीं कि महाराष्ट्र के अंदर ही, पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ मुसलमानों को वोट बैंक के हिसाब से इस्तेमाल कर रही है, उनका कुछ भी भला नहीं कर पा रही है। कौन भला कर सकता, कौन ठीक लगता है आपको? अरे सबसे अच्छी गवर्नमेंट में तो बोलता बीजेपी गवर्नमेंट है, कम से कम खुली तो है तुम्हारे सामने। सबसे अच्छी गवर्नमेंट में तो बोलता बीजेपी है। क्यों लगती है बीजेपी अच्छी? अरे वो खुला दुश्मन है ना, ये पीठ पे खंजर खाने से अच्छा है सीने पे खाओ ना, सबसे बेहतर है वो गवर्नमेंट। आप कह रहे हैं कि बीजेपी का जो है खुला हुआ है हाँ, और इनका जो है छुपा हुआ है। पीठ पे मारे ना ये मुसलमानों के। आज आने वाले 70-80 साल में मुसलमानों को इन्होंने क्या दिया? कुछ दिया क्या? ऐसा दिया? इतना बड़ा मुस्लिम आबादी है, एक मुस्लिम कॉलेज दिया गया यहाँ पर। हमारे यहाँ के बच्चे जाते तो उनको बाहर लाइन लगा के खड़े रहना पड़ता, जिनको नंबर रहता वो पहले आगे निकल जाते हैं। बीजेपी भी तो मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट नहीं दे रही है क्यों ना? नहीं देती? ये आप क्यों लोग, नहीं देती? मैं आप लोग जानना चाहता हूँ, आप लोग भी विचार करते होंगे ये ना? तो अपने को एक मिनट, बड़े- एक मिनट बताता हूँ। ये तो यहाँ से मुसलमानों को भगाना चाहती है ना। इनको तो आतंकवादी समझ के रख ली है ना। मुसलमानों को बीजेपी ने तो 100% आतंकवादी समझ ली है। कोई कहता है सर? अरे सिंपल, आप सबूत के अंदर में आप सर अभी इतने बड़े चुनाव में किस मुस्लिम प्रत्याशी को बीजेपी ने टिकट दिया है? ये तो सबूत है ना, बोलने की जरूरत तो है नहीं है ना सर। ये तो पूरी दुनिया देख रही है आंख में उनके, और वो तो दिखाई दे रहा है सबको कि इतने बड़े क्षेत्र में बीजेपी ने जिस तरह वही थीवरी से कांग्रेस ने भी वही की कि इतने बड़े जिले में 12, हमारे जिले में 12 सीटें होती है, उसमें से किसी एक भी मुस्लिम को टिकट नहीं दी कांग्रेस ने। तो ये तो सर जिस क्षेत्र में पिछले 70 साल में 55 साल, जैसे कि 25 साल मजीद लीडर, 5 साल शौकत कुरैशी, 5 साल याकूब कमर और 5 साल अनीस अहमद के खुद 6 वोट से हार और 15 साल विन, उसके बावजूद भी आप हमारे क्षेत्र से मुस्लिम कैंडिडेट को अवॉइड करके कैसी अनदेखी की जा रही कांग्रेस से? तो हम बिल्कुल नाराज है, पूरा समाज हमारा नाराज है। हम विचार करेंगे। नाराज हैं? बिल्कुल है ना? नाराज तो फिर है। सोच क्या रहे हैं? हम अपना लाएंगे हमारे ऑप्शन पे। हमारे कुछ कैंडिडेट ने आज़ाद निर्दलीय निर्दलीय पर्चा भरा है। हम सोच रहे, हमारे बड़े सोच रहे, और बिल्कुल हम कांग्रेस को भरपूर तरीके से जवाब देंगे। पूरी ये एक मुद्दा होगा। थोड़ा सा मुझे मोमिनपुरा के बारे में बताइए, इस इलाके के बारे में बताइए, क्या खास है यहाँ पर, क्या करते हैं यहाँ के लोग? ये मार्केट काफी बड़ी दिख रही है, इस मार्केट के बारे में थोड़ा अपने इलाके के बारे में। मार्केट तो काफी बड़ा है और यहाँ मुस्लिम बहुमूल्य आबादी, कितनी आबादी है? नियर अबाउट 95% अगर देखे जाएंगे तो ये हमारे पूरे मध्य नागपुर की जो मोमिनपुरा बस्ती है 95% मुस्लिम आबादी से भरपूर। उसके बावजूद भी हमको अनदेखी किया गया। यहाँ हमारा हक है और ये हक बिल्कुल हमने प्रूफ करके बताया। जैसे कि भाई अनीस अहमद 15 साल विन रहे, एक मरतबा हारे तो सिर्फ पहला इलेक्शन था जब 6 वोटों से हारे, और पुराना जो रिकॉर्ड दर्शाता है कि भाई यहाँ से हमारे कैंडिडेट, और आपने कोशिश की मुस्लिम कैंडिडेट को छोड़ के आपने लड़वाया, पिछली मरतबा लड़वाया बंटी शेड़के को, फिर हारे। आपने लगाया देवगरे साहब को लेके आया, फिर हारे। तो मुस्लिम हमेशा अपनी नाराज़गी दर्ज करवाता आया, करवाता रहेगा जब तक कि हमारे हक से हक तलफी की गई। हम अपना हक किसी दूसरे को जाने नहीं देंगे। ये हमारा मजमा, ये हमारे जवान
जवान, ये हमारे बूढ़े भरपूर जवाब देंगे कांग्रेस को। कांग्रेस ने सिर्फ हमारे का इस्तेमाल किया और 70 साल से सिर्फ इस्तेमाल किए, और ना हमारे जवानों को जॉब है। आप कह रहे हैं कांग्रेस ने इस्तेमाल किया, बिल्कुल। तो फिर आपका भला कौन करेगा? हम देखेंगे, अपना बिल्कुल चुनेंगे, हम में से कोई लीडर पैदा हुआ, ऑप्शन कौन हम में दिखता से है? यानी सहमत पैदा हुए हैं। कोई और पार्टी दिखती है क्या? बिल्कुल बिल्कुल। क्या विकल्प लाएंगे। बीजेपी को वोट देते हैं आप लोग? बीजेपी को तो वोट, हम उनकी विचारधारा से एग्री नहीं करते। उन्होंने तो सीधा सीधा हम पे एक तमका लगा के रखा है, आतंकवादी, जिहादी, लव जिहाद, दुनिया के जिहाद उन्होंने हमारे ऊपर लगवा दिया है। तो अब हम अपने विकल्प चुनेंगे। देखिए तेंदुलकर, जैसे बीजेपी वालों से बात करो, उनसे पूछो, तो वो ये कहते हैं कि भाई जो भी उनकी योजनाएं हैं उसका लाभ तो जितना हिंदुओं को मिल रहा है उतना मुसलमानों को भी मिल रहा है। ये जो भी चीजें वो लाते हैं, योजना अलग चीज है सर, लेकिन शरीयत में वजाखलत और यक्सा सिविल कोड ये तो मुसलमानों पर डायरेक्ट हटेगा ना। अभी जैसे मदरसों के टीचरों के फीस वगैरह बढ़ा दिए, वेतन बढ़ा दिया, मानदेय बढ़ा दिया। सर इसका एक मिनट सर, अभी तक जो आइडियोलॉजी के बारे में था डिफरेंस दोनों का, कांग्रेस और बीजेपी में, तो कांग्रेस सेकुलर पार्टी थी अभी तक। आज कांग्रेस खुद बोलती है कि मुसलमानों को हिंदू वोट नहीं देते, तो कांग्रेस की जो सेकुलर हिंदू है वो कहाँ है? यानी सेकुलर, यानी कांग्रेस भी सेकुलर पार्टी नहीं बची आज की तारीख में। आप देख लीजिए हिमाचल प्रदेश में क्या हुआ, वहाँ तो गवर्नमेंट किसकी है? किसकी गवर्नमेंट आज वहाँ पे? कांग्रेस की गवर्नमेंट है, लेकिन वहाँ पे मस्जिद में कितना अत्याचार हो रहा है। पब्लिक जो है ना, जो पब्लिक वो खुद, कांग्रेस ये खुद कहती है कि जो मुसलमान को हिंदू वोट नहीं दे सकता, तो फिर कांग्रेस वो पार्टी कहाँ रही? कांग्रेस भी सेकुलर पार्टी थी ना पहले, वो भी उसकी भी कांग्रेस सेकुलर पार्टी कहाँ रही? तो सर हम पूछे कैंडिडेट को वोट नहीं देता, हाँ? कांग्रेस का हिंदू मुसलमान कैंडिडेट को वोट नहीं यहाँ देता। की सीट इसीलिए सर सही यहाँ की आपने जब अगर कांग्रेस, अगर मुसलमान पार्टी कांग्रेस के साथ हमेशा रहा है और उसकी जो हमारे लीडरों ने प्रतीक्षा की है, तो अब बताइए अगर आपने मुस्लिम सीट को काट के कांग्रेस ने दिए तो कितने मरतबा विन किए 70 साल में? 0। आपने, मैं बता रहा हूँ, रिजल्ट तो है ना हमारे पास। ये नहीं कि अब बीजेपी जो और रही कांग्रेस में डिफरेंस क्या बचा सर हमारे लिए? बताइए, मुसलमानों के लिए क्या डिफरेंस बचा है? कोई डिफरेंस ही नहीं बचा। जैसे असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM है, समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश से यहाँ कई जगह चुनाव लड़ने जा रही है, तो क्या इन पार्टियों को आप लोग ऑप्शन के तौर पर देखते हैं क्या? इस पार्टी में मध्य नागपुर की पोजीशन अलग टाइप की है। यहाँ पे MIM का कोई वर्चस्व ज़्यादा नहीं है और ये समाजवादी पार्टी नहीं है। हम दूसरे विकल्प के तौर पर ही ढूंढ रहे हैं कि जो हमारा कोष्टी समाज है, हलबा समाज है, या फिर हमारा मुस्लिम कैंडिडेट, या तो हम अपने कैंडिडेट खुद लड़ाएंगे या हम हलबा समाज को सपोर्ट करके उनको चुन के लाएंगे और ये एग्रीमेंट करके लाएंगे, इस बार हम तुमको वोट देंगे, अगली बार तुम हमको वोट देना। हमको कांग्रेस को मतलब उनकी तरफ से कोई प्रत्याशी है? और अप्रत्याशी उनके साथ से वो आजाद है, अपक्ष है, लेकिन उनकी वोट जो है मुसलमानों के बराबर है। यहाँ पर ये दो जात अगर मिल जाए, मुस्लिम और कोष्टी हलवा, तो एक कंट्री चुन के ला सकते हैं। ऑप्शन है सर आज की तारीख में जो नौजवान मुस्लिम उन्होंने तय कर लिया कि हम किसको वोट देंगे, बताएंगे नहीं, क्योंकि उसीलिए हमारा धूमीकरण हुआ है। बीजेपी बोलती कि मुसलमानों को वोट नहीं देंगे, खुली दुश्मन बन गई है। कांग्रेस बोलती कि हमारे पॉकेट वोट है, हम इनका समर्थन नहीं कह रहे हैं। बीजेपी मुसलमानों की खुली दुश्मन हो गई, आप कह रहे हैं। मैं जानना चाहता हूँ कोई रास्ता है क्या? है, बिल्कुल रास्ता है सर। अगर बीजेपी हमारा साथ देती तो हम बीजेपी को आज की तारीख में वोट देने को तैयार हैं। इस क्षेत्र के सबसे बड़े नेता आप लोग के लिए देखा जाए, नितिन गडकरी सांसद हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, और देवेंद्र फडणवीस अभी डिप्टी CM हैं, इससे पहले मुख्यमंत्री थे। अब कल को हो सकता फिर बने, किसने देखा है ना? तो देवेंद्र फडणवीस को जो नागपुर का मुसलमान है वो कैसे नेता के तौर पर देखता है? देवेंद्र फडणवीस की सर हम बात नहीं करेंगे। हम नितिन गडकरी जो हमारे यहाँ के जो खासदार हैं वो मुसलमानों को लेके चलते हैं, हम उनकी बात करेंगे। और जो यहाँ के प्रत्याशी परवीन दटके जी जो खड़े हुए हैं वो भी एक अच्छा विकल्प हमारे लिए है, लेकिन हम प्रायोरिटी इसलिए नहीं देते कि मुसलमानों के खुले दुश्मन है, लेकिन हम उनसे बात करेंगे और एक ऑप्शन हम तय करेंगे कि हम अब किसी को जिसको चाहे उसको वोट दे सकते हैं, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, या हम जिसको चाहेंगे उसको वोट देंगे। हम कांग्रेस के गुलाम बन के नहीं रहेंगे, हम बीजेपी का। ऐसा ही देवेंद्र फडणवीस के बारे में क्या सोचते हैं? देवेंद्र फडणवीस आदमी बहुत अच्छे है, लेकिन अपनी विचारधारा को सही कर ले तो मुसलमान, हम यहाँ राजपाट करने नहीं आया कि यहाँ जो हमारा लीडर, हमारा PM है, हम इतना जानते हैं हमारे जवानों को अपना अधिकार मिले, हमारे को उच्च शिक्षा मिले। क्या नौजवानों के लिए क्या अधिकार चाहते हैं? गवर्नमेंट एम्प्लॉयज में देखिए हमारा परसेंटेज क्या है। हमारी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज में जरा आप हालत देखिए, हमारे हॉस्पिटल की, हमारे दवाखाने, हमारे सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर की हालत देखिए, हमारी झुग्गी झोपड़ी में पीने का साफ पानी नहीं है। नाले जो आप देखिए, जाके चल के सर्वे कीजिए सलम एरिया में जो डोबी का इलाका आता है, कैसे कैसे लोग जिंदगी गुजारे। आप, हम किसी के जात पात किसी पार्टी के फेवर में नहीं है। अगर वो पार्टी मुसलमानों को लेके चलती है, बराबरी का हक देती है, तो क्यों मुसलमान ऑब्जेक्शन करेगा? लेकिन आप हमको गले लगाने के लिए तैयार नहीं है, तो बताइए हमारे पास क्या ऑप्शन है?
तो क्या हम इस बात के कसूरवार है कि हम हिंदुस्तान में पैदा हो गए तो हम इस बात की कसूरवार है कि बीजेपी वाले कहते हैं, जैसे बीजेपी वाले कहते हैं कि मुस्लिम हमको वोट नहीं देते। क्यों नहीं देते? आपको क्यों नहीं देते? वो वजह आपने सब एक मिनट आपने एक मिनट आपने उस वजह को ढूंढा कि मुसलमान बीजेपी को आखिर वोट क्यों नहीं देता। आपने हमको बराबरी का दिल पे हाथ रखकर हर बीजेपी का देवेंद्र फडणवीस जी जाके बोले कि हमने मुसलमानों के साथ अदल किए, आपने इंसाफ किए उनके साथ। जैसे देवेंद्र फडणवीस कोई योजना लाते हैं जी, या नागपुर में जो काम होते हैं वो क्या मुस्लिम इलाकों में नहीं होते हैं? बिल्कुल होते। ये हमारा हक है, हम अपने हक से आप हमको महरूम नहीं कर सकते, ये हमारा हक है। तो राजनीतिक पार्टियों का राजनीतिक काम तो यही है ना। हमको जनाब पीछे हमारे को वही मैं जानना चाह रहा हूँ। आप कह रहे हैं काम होता है मगर जो बातें होती है वो आप लोग जो पसंद नहीं। राजनीति होती है, एक पक्ष को दूसरे पक्ष के खिलाफ जो जातिवाद और लड़ाई और सांप्रदायिक चीजों को लेके बीजेपी अपना एजेंडा बदले। यहाँ का मुसलमान कभी भी राजपाट करने नहीं आया साहब। मुसलमान चाहता है अपने बच्चों को अच्छा एजुकेशन, अपना स्वास्थ्य, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर, अपनी लाइफ लाइन को सुधारे, लेकिन बीजेपी हमको मौका और वो अवसर देना नहीं चाहती, इसलिए हम मजबूर है कांग्रेस के साथ जाने की। तो अगर आप हमारे शरीयत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जिन्हें गुस्ताखी की, तो गवर्नमेंट का ये काम था कि उनको एक सजा दी जाए। उनके लिए ये नहीं कि हम उनके साथ में खड़े, कौन बोलता है ऐसा? इसीलिए यहाँ बीजेपी को नोट किसी ने नोट देते। उनका बीजेपी का एक लीडर बोलता है कि मस्जिद में घुस के मारेंगे। बीजेपी को नोट इसलिए नहीं देते। बाकी बीजेपी जो काम कर रही है तो आप सबको मिलता है, उसका लाभ सबको मिलता है। और बीजेपी गडकरी जी ने कहा बहुत अच्छा काम किया, हमको वेल गुड आदमी है, बट विचारधारा को तो सुधरे, विचारधारा तो सुधरे। मैं समझता हूँ इंडिया में जिस मिनिस्ट्री से नितिन गडकरी जी आते हैं उनसे अच्छा काम 70 सालों में किसी ने नहीं किया। आप देख लीजिए, मैं नहीं बोलूँगा, रोड बोलेंगे, सड़कें बोलेंगे, लेकिन आप अपने ये जो महाराज है, ये जो संत है, ये सूफी जो आके हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखियाँ करती, आप मौनबद्ध क्यों हो जाते हैं? आप उसका जवाब दे। आप मुसलमानों को विश्वास मिले कि हम आपके साथ हैं, हमेशा हमारे साथ दगा हुआ साहब। तो हम तो मुसलमान अपने आप को लूटा हुआ समझता है। तो किस बात पे, किस विश्वास के साथ मुसलमान बीजेपी को वोट दिए, मेरा आपसे सवाल है, आप बताइए। मैं अगर ये गलत बोल रहा जुबान का सही इस्तेमाल करो, अपनी जुबान का सही इस्तेमाल करो। हम देखते रहते हैं इतनी जुबानें गलत तरीके से करते हैं। हाँ, असल में क्या है कि अभी हिंदू हिंदू बोलते हैं सब, अगर मुसलमान यहाँ से चले गए, हिंदुओं में भी आप लोग बंटवारा करोगे, फिर छूत अछूत ये वो लाओगे, ये भी सब तो आपकी गलती है। हाँ, मुसलमान चलो मान लो चले गए यहाँ से, मुसलमान कहाँ जाएगा? कहीं भी गया, यहाँ से छोड़ दिया। 20% मुसलमान है लगभग, मान लीजिए। और इस देश को ये बात तो जान लेनी चाहिए कि मुसलमान कहीं नहीं जाएगा, यहीं रहेगा। जितना हिंदू की है उतने मुसलमान के, ये बात तो सबको मान लेनी चाहिए। और हम लोग सब्र कर रहे तो उसका ये गलत इस्तेमाल मत करो कि यानी सब्र करने का बहुत, यानी कि अल्लाह ताला देखने वाला है सब। अल्लाह ताला जब किस चीज़ का सब्र कर रहे हैं? हाँ, किस चीज़ का? आपके बोल से, आपकी ज़ुबान का इस्तेमाल, आपके यानी मस्जिदों मदरसों में और ये जो धर्म के सारी चीज़ें जो हम लोगों के खिलाफ जा रहे, तो हमको तो कोई ज़रूरत नहीं है इसे। अल्लाह ताला सब क्या होना चाहिए मुस्लिमों के लिए, होना क्या चाहिए, क्या मुद्दे हैं आप लोगों के? होना ये चाहिए कि हमारे खिलाफ बोलो मत कुछ भी। हाँ, कितना जुबान का इस्तेमाल गलत करते देखते हैं हम टीवी पे, इस पे हम लोग, यानी जुबान से तुम लोग गए खाली, वरना हम बहुत अच्छे काम है आप लोगों के। जुबान इतना गलत इस्तेमाल करते कोई लीडर कि हमारी अंदर से तन बन जल ये हो जाता है, वरना हम सबर करते हैं उसका। अल्लाह ताला इस्तेमाल। बीजेपी सरकार अच्छी है, उसमें कुछ शक की बात नहीं, काम भी अच्छा हो रहा है और केंद्र में काम अच्छा हुआ। यहाँ पर हमारे नागपुर में बहुत अच्छा विकास हुआ है, गडकरी जी ने बहुत बेहतरीन काम किया, इसमें कुछ शक की बात नहीं है। देवेंद्र फडणवीस कैसे लगते हैं? नहीं, वो तो अलग है, हम उनको पसंद नहीं करते। जो बात साहब नितिन गडकरी को पसंद? हमारे क्षेत्र के है, वो हमारे यहाँ के मंत्री है और हमने उसको इस बार वोट भी दिया था। हमने बीजेपी को वोट दिए थे, इस बार हमने कंफर्म हमारा जी, इस बार बीजेपी को दिए थे, लेकिन अभी आने वाला चुनाव उसमें हम बीजेपी को वोट नहीं देंगे, हम कांग्रेस को देंगे। विधानसभा चुनाव में नहीं देंगे, कंफर्म हो जी। अभी एक बात सुनिए आप जी, पिछले 2019 का जो चुनाव था मध्य नागपुर से, आप लोग कहते हैं कि हमको मुसलमानों का वोट तो मिला ही नहीं। बीजेपी वाले जो अभी यहाँ पर चुन के आए थे विधानसभा चुनाव में 2019 में, तो मुझे आप ये वोट गिनती करके बता दो मध्य नागपुर के, कि उसमें मुस्लिम कितने हैं और हिंदू कितने हैं, एससी कितने हैं और हलबा कितने हैं। आपकी समझ में आ जाएगा कि मुसलमान आपके साथ में है या नहीं है। नाम लिख के तो नहीं आएगा ना वहाँ पर कि मैंने बीजेपी को मारा, मैंने कांग्रेस को मारा, मैंने बीएसपी को मारा, तो तभी तो तुम चुन के आए ना। अगर आप लोकसभा चुनाव के अंदर में भी जाएंगे तो पूरे एरिया को तुम गिन लो ना, उसमें मुस्लिम कैंडिडेट का आपको वोट मिला है नहीं मिला है वो तो दर्शाएगा ना। आप
एक काम ऐसा करो, कितने वोट की लीड। इसी बात को लेकर मैंने सुना कुछ बयान अभी देवेंद्र फडणवीस के कि वो वोट जिहाद बोल रहे हैं आजकल। वो कह रहे हैं, हाँ वो हम नहीं बोल रहे। हाँ वो भाई मैं हम जानना, तो एकता में आ रहे हैं ना। आप लोग ये बात सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, हाँ, वोट जिहाद हम तो के। एकता में आ रहे हैं ना। हाँ। हम एकता में आ रहे अपना हैं, कहना आप है जिहाद में आ रहे हैं। हम एकता में आ रहे हैं, आप जिहाद में आ रहे हैं। तो मैं लोकसभा और विधानसभा दोनों चुनाव के बारे में एक ही शब्द बोलूंगा, इसकी जनसंख्या मुस्लिम और अदर कास्ट सबको गिनती में आप ले लो कितना वोट आया है। बीजेपी का आईटी सेल जो है वो गिन लो और मुस्लिम का गिन लो, उसमें तुमको जब तक ये वोट आपको मिलेगा नहीं तब तक आप जीत ही नहीं पाओगे सर। चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो विधानसभा हो। तो आप उनको आप कह रहे हैं ये जबरदस्ती का भ्रम फैलाया जाता भ्रम है, फैलाया जाता है। मुस्लिम बीजेपी को वोट देता है, लोकसभा में दिया हाँ, था। हाँ, देता है। अरे यही तो मेरा कहना है, मध्य नागपुर के अंदर मैं इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ आपसे कि आप गिनती तो करवाइए कि वोट कितना, वो काउंटिंग तो बूथ लिस्ट आपके पास है, उसमें आप वो करो। उसको करने के बाद में आप अंदाजा लगाइए ना कि आपके हिंदू कैंडिडेट कितने हैं। मैं कहता हूं कि हिंदू कैंडिडेट के अंदर में ही बीजेपी को वोट नहीं मिलता है। और ये जो बीजेपी का आईटी सेल है जो आज ये बात कर रहे हैं, अगर बीजेपी मुस्लिम विरोधी पार्टी नहीं है, सेकुलर पार्टी बनती है, तो ये बीजेपी का आईटी सेल आज कटोंगे तो बटोंगे किस बात का है? कौन सा नारा है ये? बटोगे तो बटोंगे, सॉरी बटोंगे तो कटोंगे, ये कौन सा नारा है? ये कैसा ये इंसानियत के खिलाफ वाला नारा है। कैसे देख रहे हैं इस नारे को आप? तो ये नारे तो सीधा सीधा एक पर्सनल अटैक किया जा रहा है, एक पर्सनल कौम को उससे जीने का अधिकार छीना जा रहा है। क्या आप क्या चाहते हो देश में? इस देश में हमारे जवान जो है दंगा फसाद इसको फैला, आपका कोई लीडर जमीनी स्तर पे किसी जो ये नारे दे रहे हैं ना, ये आईटी सेल और बड़े पद वाले, उनके कोई बेटे मजमे में नहीं है तलवार भाले लेके। इनके बच्चे ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। ये सिर्फ आम जनताओं को और भोले भाले गरीबों को बरगला रहे। ये हम समझ रहे हैं, आप बांट रहे हैं जो बीजेपी आईटी सेल हो, बीजेपी के नेता हो, सिर्फ हमारे विचार। आज क्या हमने दिवाली नहीं मनाई? क्या मुसलमानों ने पटाखे नहीं फोड़े? हम हर त्यौहार पे क्या हिंदुओं ने हमारे हाथ से सेवाई नहीं खाई? हम तो चाहते हैं मिल के रहे, लेकिन हमारे कुछ सांप्रदायिक जो जहरीले टाइप के जो आते हैं, आप समझ सकते हो, विचारधारा जो ज़्यादा दूर नहीं है, उनका महल से कहीं आते हैं, वो पता नहीं, अब तो आप समझदार हो, लेकिन जो बांटा जा रहा है, आदित्यनाथ की बात नहीं, कर रहे मैं सीधा सीधा आरएसएस की विचारधारा की बात कर रहा हूँ, चाहे वो योगी आदित्यनाथ हो, देवेंद्र फडणवीस जो, गडकरी जो। अगर ये आप किसी पक्ष को अगर नहीं लेना चाहते तो ठीक है, आप नहीं लेना चाहते तो हमारे विकल्प तो नहीं चुनो कि हम अपना आज़ाद कैंडिडेट भी नहीं लड़ा सकते, हम बीजेपी को वोट दें या कांग्रेस को, ये किसी का अधिकार नहीं। अगर हमारी लड़ाई हमको खुद लड़ना है, अगर आज 3 साल पहले अनीस अहमद ऑप्शन था, फिर कोई आएगा, इसका मतलब नहीं तेंदुलकर जाने के बाद विराट कोहली नहीं हुआ, होगा, अल्लाह देगा, आएंगे ऑप्शन, हम में से ही बढ़ेंगे, हमारे ये बच्चों में से खड़े होंगे, ये कल के अनीस अहमद बनेंगे। तो ये जो हम उम्मीद अल्लाह पे रखते हैं, हमारे ईमान अल्लाह पर, अल्लाह ने हमको यहाँ तक पहुँचाया है तो इंशाल्लाह आगे भी पहुँचाएंगा। अब बाकी क्या नाम है आपका? फहद कुरैशी। क्या करते हैं बात? मैं जॉब करता हूँ। जॉब? क्या जॉब करते हैं? जी मैं अहमदाबाद एयरपोर्ट पे काम करता हूँ। अहमदाबाद जी। जी मेरा ये मानना है कि आज का जो माहौल चल रहा है और जो हालात है इंडिया के, तो ये कुछ जो पॉलिटिशियंस है, मतलब जो धर्म के नाम पर हिंदू मुस्लिम्स को लड़ाने में इतने बिजी हैं कि जो डेवलपमेंट है, जो एक देश के लिए जो विकास का जो काम होना चाहिए, उसको इन्होंने कई साइड में रख दिया है। जो एक नेता का जो मेन जो काम होना चाहिए, जनता जब वोट देती है, हम उनको चुन के लाते हैं, इसलिए लाते हैं कि भैया आपको हमने यहाँ बिठाला है, आप हमारे लिए काम करें, आप हमारे लिए अच्छे हॉस्पिटल बनवाएं, आप हमारे लिए स्कूलें बनवाएं। तो इसमें हिंदू मुस्लिम ये कहीं भी नहीं है। अगर एक हॉस्पिटल बनेगा तो उसमें एक हिंदू भी इलाज करवाएगा, एक मुस्लिम भी इलाज करवाएगा, सारे लोग करवाएंगे। लेकिन अब ये है कि कुछ लोग जो है, जो एक ऐसी मानसिकता लेकर चल रहे हैं, जो एक उनकी एक विचारधारा लेकर चल रहे हैं, पता नहीं वो क्या चाहते हैं। वो जो स्टेटमेंट आती है कि आप पाकिस्तान चले जाओ, मुस्लिमों से अक्सर आपने सुना होगा। मेरा ये कहना है कि भैया हम पाकिस्तान क्यों जाएंगे? हमारे बाप दादा, हमारी जनरेशन यहाँ हिंदुस्तान में पैदा हुए और वो कब्रिस्तान में दफन है, वो मरने के बाद भी हिंदुस्तान में दफन है। हम हिंदुस्तानी थे, हम हिंदुस्तानी हैं और हम मरते दम तक इंशाल्लाह हिंदुस्तानी ही रहेंगे। ये अधिकार हमसे कोई दुनिया की कोई ताकत छीन नहीं सकती है हिंदुस्तानी होने का। हमें गर्व है कि हम इंडियन हैं और भारतीय हैं। बिल्कुल। तो ये जो लोग जैसे भैया ये नारे की बात कर रहे थे कि बटेंगे तो कटेंगे, इस तरह के जब नारे आते हैं, जैसे अभी हमने सुना कि वोट जिहाद की बात हो रही है, इस तरह के नारे आप लोग तक पहुंचते हैं? जी पहुंचते हैं। अभी जैसे मैं आपको बताऊंगा कि ये लव जिहाद का जो आपने सुना होगा, लव जिहाद का एक है। तो अगर कोई मुस्लिम लड़का किसी मुस्लिम लड़की से, अगर नॉन मुस्लिम लड़की से अगर शादी करता है,
वो लड़की 18 साल की है, बालिग है, उसने जो भी डिसीजन लिया अपनी मर्जी से लिया, उस पर कोई प्रेशर नहीं है। तो अगर लड़का मुस्लिम है तो आप ये बोल रहे हो कि लव जिहाद है, मुसलमान ये कर जैसे प्रचारित ऐसे एक मिनट सवाल सुन लीजिए। सवाल सुनते हैं आपका, लेकिन आप सुनिए, आप ये बताइए, ये जितने जिहाद चलते हैं तो ये आपका काम बनता है कि जिहाद की कोई इस्लामिक कोई अच्छे स्कॉलर से उसका मतलब हम समझे, उसके बारे में जाने, एक्चुअल जिहाद है क्या, उससे अच्छे कोई आलिम से जाने कि जिहाद का मतलब क्या है। अब ये मीडिया वाला तो हर इधर का जिहाद, उधर का जिहाद, बच्चा जिहाद, अम्मा जिहाद, अब्बा जिहाद, हर चीज़ का जिहाद, तो जिहाद तो और भी जिहाद आ गया। तो जिहाद का कहने का मतलब ये है कि कोई अच्छे इस्लामिक स्कॉलर से पूछे कि इसका मतलब क्या है। ये टीवी वालों का काम है, जनता को बताना चाहिए सारों को कि जिहाद का मतलब ये है, इसका मतलब ये है। टीवी वाले ये सब कुछ नहीं बताते, ये सब तो बताना चाहिए ना। मारोगे तो कटोगे तो निकालो तलवार, गोली मारो। आप एक मिनट, जब ये सब इस टाइप के इंटरव्यू जब ये लोग देते हैं, जो भी देता है, एक मिनट सुनिए ना, एक मिनट, मैं बताना ये चाह रहा हूँ, जिहाद का मतलब कतई नहीं है कि मारना और काटना। इस्लाम जिहाद का मतलब मारना और काटना नहीं है। वो तो मैंने बता दिया आपको, जो सामने वाला बंदा नहीं भी बोलेगा अगर से, तो आप तो पहले उनसे इसको करो, फिर अपने टीवी पे आप चलाओ। मतलब होता है हाँ। आप टीवी पे बहुत बुराई को निकालना, जो उसका मीनिंग होता है। अगर मेरे अंदर में कोई बुराई है, मैं कुछ गलत काम कर रहा हूँ, तो उससे मुझे लड़ना है, अपने नफ्स से, अपनी जो मेरी जो क्या बोले जो विशेष है, जो ख्वाहिशें हैं, उसके अगेंस्ट मुझे याद करना। सुनिए ना, और टीवी पे आप ये क्यों नहीं चलाते कि कोई आदमी फलाने बीजेपी वाले ने ये बोला, कांग्रेस वाले ने बोला, उसको डिस्कशन करो। आप लोग क्या करते हो, एक उधर से मुसलमान को लाते हो, उधर से एक हिंदू को लाते हो, वो मुसलमान को कुछ समझता नहीं है बोलना। तेरे को ये बोलना है वो 5000 में आया है, 6000 में आया है, रेंटल है, वो दूसरे धर्म वाला भी रेंटल है, वो भी रेंटल है, उसको बोला जाता है। जैसे आपने अभी शिकायत की ना, आप लोग लगातार ये शिकायतें करते रहे तभी बंद होगा। तो सुनिए ना, सबसे मेन चीज सर, क्या नाम है आपका? मेरा अब्दुल जलील नाम है। क्या करते हैं? आखिरी बता रहा हूँ, सुनिए ना, देखिए आप इंटरव्यू कितना भी ले लो शहर के अंदर में, चुन के आना कांग्रेस है 100%, लिख के दे देता मैं आपको। ये सीट से पूरे महाराष्ट्र में और विदर्भ के अंदर में कांग्रेस आएंगी ज्यादातर 100%। जितनी सीट कांग्रेस लड़ रही है, क्या कारण है इसका? बहुत अच्छे कारण है। राहुल गांधी ने जो काम किया है, बहुत जबरदस्त काम किया है। राहुल गांधी ने जितने मुद्दे उठाए हैं, बहुत अच्छे मुद्दे उठाए हैं। पर राहुल गांधी अभी कांग्रेस पार्टी हरियाणा में चुनाव हारी, हरियाणा में जो हारी है, हरियाणा में कांग्रेस पार्टी नहीं आ रही है। कांग्रेस सुनिए तो उसका जवाब तो सुनिए ना, कांग्रेस पार्टी नहीं आ रही है, ईवीएम मशीन आ रही है, उसने जिताई है उसको 100%, 101% हरियाणा का पूरा। फिर जम्मू कश्मीर में कैसे जीत के नेशनल कॉन्फ्रेंस? ये तो एक सीट तो छोड़ना पड़ेगा ना, ऐसा ही होगा। आप पूरी ईवीएम को बैन कर दो। अरे रुकिए तो, पूरी ईवीएम बंद कर दो। रुकिए तो, देखो आपका रुकिए तो। अब जैसे बीजेपी की लोकसभा में 240 सीटें रह गई, कहाँ वो 400 बोल रहे थे, तो अगर ईवीएम उनके मन का होता तो 400 कर लेते ना। नहीं सुनिए ना, वो 400 भी कर सकते थे, लेकिन उनको 240 पे अटकाना था। अरे हाँ, क्यों खुद को अटकाया? अटकाया इसीलिए है कि उनका टाइम खत्म होते हुए आ रहा है। उनका जो मुआहदा था, उनके आकाओं ने जो उनको मुआहदा दिए थे, वो मुआहदे पे चल रहे हैं। उनके आका पे, उनके आका, उनके बहुत आका है, पता करना आपने सब। हम चीज सब सारी चीज हम बता देंगे। इनके आका आप आरएसएस की बात नहीं, आप हेडक्वार्टर इसी नागपुर में है। क्या हो रहा था? हेडक्वार्टर है तो इतना बड़ा ताजुद्दीन का हेडक्वार्टर है या नागपुर के अंदर में, इतना बड़ा मुसलमानों का। आप लोग आरएसएस की क्या लेना देना? आरएसएस एक संस्था है, आरएसएस कोई सरकार है? आप लोग क्या सोचते हैं? आरएसएस कोई सरकार है क्या? नागपुर जो है वो आरएसएस के लिए भी आना चाहता है। आरएसएस प्रधानमंत्री है, आरएसएस प्रधानमंत्री है। नहीं ना, नहीं प्रधानमंत्री थोड़ी आरएसएस, नरेंद्र मोदी है प्रधानमंत्री। संस्था है। असल में क्या है कि जितनी पार्टियां हैं, सारी पार्टियों ने ये मन बना लिया है कि मुसलमान का सिर्फ इस्तेमाल करना है, लेकिन मुसलमान को सत्ता में नहीं लाना, अपने बाजू में नहीं बैठाना है। हमारा सर उनका वोट तो लेना है मुसलमान का, लेकिन मुसलमान को अपने बाजू में नहीं बैठाना है। क्या है, अब लोगों की मिजाज ये दिमाग में बैठ गया है कि एक साइड में एक साथी को साथ में ले लो, मुसलमान को बाई काट कर दो, और जो बेचारे मरे कूटे हैं ये जाएंगे कहाँ? घूम के हमारे पास में आना है। मुसलमान की खुद की लीडर बनाने को होना, कहीं भी मुसलमानों एक कांग्रेस पार्टी। दूसरी बात है,
दूसरी बात यह है कि जितने आज मीडिया चैनल है, सारे चैनल क्या करते हैं, एक एक दो दो को बुला लेते हैं। कैसे बुला लेते हैं? जिनको बात करने की तमीज़ नहीं है, और फिर क्या करते हैं, मुर्गा लाते हैं, दाना छोड़ देते हैं, मुर्गा लाते हैं। और बात कैसे करते हैं, वो बात करने से पहले उसको मुजरिम करार देते हैं। यार क्या है साहब, आप लोग को तो दुनिया देख रही है, जो आप दिखाएंगे दुनिया वो देखेगी। ये आपका काम है, आप जो है संविधान के चौथे खंभा हैं। अगर आप सच दिखाएंगे तो पूरी दुनिया सच देखेगी, और अगर आप गलत दिखाएंगे तो पूरी दुनिया गलत देखेगी। इसमें अगर हमारा पक्ष अगर आप नहीं रखेंगे तो हम कहाँ जाएंगे? तो ये मीडिया वाली बात होगी। और क्या मुद्दे हैं आप लोगों के चुनाव में? चुनाव में बेहतर यही कि हर साथी, जैसे सेकुलर पार्टियां हैं तो मुसलमान को भी साथ में लेकर के चलो ना भाई। हम भी इसी देश के हैं, बाहर के तो नहीं है ना, इसी देश के हैं ना। हम भी वोट देते हैं, हर सुख दुख में साथी हैं। क्या जो दुनिया में, जो हिंदुस्तान में काम हो रहा है, या जो हमारे इकोनॉमी बढ़ रही है, तो क्या इसमें हमारा साथ नहीं है, हमारी हिस्सेदारी नहीं है? जो हम काम कर रहे हैं, जितना हम जो चीज़ खरीद फरोख्त कर रहे हैं, इसमें हम क्या टैक्स नहीं दे रहे हैं गवर्नमेंट को? तो हमारा भी तो हक है भाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, जैसे अब तीसरी बार वो प्रधानमंत्री बन गए हैं, 5 साल रहेंगे। उनके बारे में क्या सोचते हैं आप लोग? भाई व्यक्तिगत आदमी अच्छे हैं, लेकिन पार्टी के एतबार से आदमी ठीक नहीं है। क्योंकि अरे भाई बटेंगे तो कटेंगे, कपड़े से पहचान लेते हैं वो, है ना, कपड़े से पहचान लेते हैं। तो अब क्या बोलेंगे जब हमारे एक बयानों से दिक्कत है? अरे बयान ही तो, आदमी जुबान ही तो एक ऐसी चीज है साहब। आग हमारी आपकी अगर अच्छी बात है तो हम बैठ कर साथ में खाना खा लेंगे। पर वही सबका साथ सबका विकास बोल रहे थे। अरे लेकिन विकास हुआ कहाँ? क्या विकास हुआ? तो ये सब्जेक्ट को इन लोगों ने ऐसा बड़े हिसाब से सेटल किया, और ये इतने उलझन पे पड़े सबके सब। हाँ, बेगानी हाल बता दिया इसका। बहुत ईजी है सर, हल नहीं बताया, बहुत ईजी है। उनके पास मेरे से आता है, और कहीं मेरे किसी भाई ने ऐसा, अभी मेरे भाई हो सर, जब तो आप मेरे तक आए हो, कहीं ना कहीं आपके अंदर हमदर्दी है, जो आप लेके चल रहे हो ना, मैं तहे दिल से बोलता हूँ आपके अंदर हमदर्दी है, और आप सबको सेटल कहीं ना कहीं जानने की कोशिश कर रहे हो। हमारे दुख कहीं ना कहीं तो जानोगे ना। पर मेरे को एक बात सीधी इजी समझ में आती, आज इतना बड़ा स्टेज कौन चला रहा, किसके हाथ में सत्ता है? एक लीडर बताओ। बीजेपी नहीं, नॉन मुस्लिम, मुस्लिम का एक लीडर, एक मुस्लिम का लीडर आप बताओ। चलो, अब जैसे असदुद्दीन ओवैसी हैं, वो अपने आप को दावा करते हैं मुस्लिमों का नेता। सही, आप एक्सेप्ट करते हैं? आप लोग बताओ, हमारे कहने से नहीं होगा। आप लोग किसको नेता मानते हैं? दृष्टिकोण अलग है सर। लीडर किसको बोलेंगे सर? कि आपका जो प्रपोजल है वो बिल्कुल उसको पारित होना चाहिए, है ना, ये होना चाहिए, उसको लीडर। अभी कौन लीडर ठीक लगता है? अभी जो जितने लीडर हैं देश में, महाराष्ट्र में, कौन ठीक लगता है? नितिन गडकरी बस बेहतर आदमी है, बस जो मेरा है, मेरा पर्सनल ओपिनियन। आप कह रहे हैं उनको प्रधानमंत्री होना चाहिए? बिल्कुल हो यार, बिल्कुल प्रधानमंत्री। तुमने मेरे हकदार है वो। कहीं ना कहीं तुम अपनी दिल की बात कह रहे हो, और वो बात मेरे साथ है जो मेरे दिल में। वो प्रधानमंत्री के हकदार हैं सर, नितिन गडकरी बहुत बेहतरीन आदमी है। है, लेकिन वो हमें कोई संसद से कोई लेना देना। आप लोग बीच कभी आते हैं प्रचार करने? आते हैं, मिलते हैं, कोई मसला नहीं है। हाँ, बहुत बेहतरीन आदमी है, उनके अंदर कोई भेदभाव नहीं है, प्रधानमंत्री के लायक आदमी है वो भाई। और वो भी तो संघ की पाठशाला से निकले हैं। भाई संघ का नहीं देखा जाता है, आप कहीं से भी आए हो, आपके नेचर क्या है, आपके व्यवहार क्या है, आप सबको लेकर के चलने वाले आदमी हैं। जैसे आरएस नागपुर जो है वो आरएसएस के लिए भी जाना जाता है, यही शुरुआत हुई, यही हेडक्वार्टर है। उसके बारे में क्या सोचते हैं? आरएसएस का यहाँ कैसा माहौल रहता है, क्या रहता है? वो अपना काम करते हैं, हम लोग अपना काम कर रहे हैं, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, उससे हमें कोई इशू नहीं है, उससे हमें आरएसएस से कोई इशू नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपना काम करते हैं, हम अपना काम कर रहे हैं, तो उसे वो कोई इशू ही नहीं है। आरएसएस कोई विवाद जैसे स्थिति रहती है क्या? कोई विवाद नहीं। ये हिंदुस्तान का सबसे बेहतरीन शहर ये नागपुर शहर है, कि सब हिंदू मुसलमान सब भाई भाई जैसा एक दूसरे घर में बैठ के खाते हैं। हम, हमारा काम भी लोगों के बीच में रह जाना है। तो ये तकलीफ होती है कि मैं किसी को कुछ बोलूं, मेरे को तकलीफ होती है, मैं कैसे बोलूं कि वो है यार, शर्म की बात है, कितनी शर्म। मुल्क मेरा, बासिंदे मेरे, एक दूसरे से प्रेम मेरा, मैं किस बिना पे बोल सकता कि तुम कौन हो? बहुत बहुत मुश्किल से ये सौदा होना चाहिए ना, कितना बड़ा सौदा है ना, कितना ना एक अल्फाज कितनों को डिवाइड कर देता है, नहीं करता कहते। कैसे बोल दे रहे हम सब, ये कैसे? आज इसका मजा कौन लेना है ना, नजर है ना, ये पूरे मीडिया पे नजर है ना, तो इसका मजा कौन लेना? अरे आज तोड़ने जाऊंगे ना, खुद टूट जाऊंगे, इतना मेरे को समझता है। अभी महाराष्ट्र जैसे पूरे चुनाव हो रहे हैं, अब 23 तारीख को नतीजे आएंगे, तय हो जाएगा कि आने वाले 5 साल महाराष्ट्र कौन चलाएगा। आप लोगों को कौन बेहतर लग रहा है महाराष्ट्र के लिए,
महायुति और महागाड़ी दो मेन है। गाड़ी ठीक है, क्योंकि सेकुलर के नाम से ठीक तो कुछ भी नहीं है, लेकिन एक सेकुलर के नाम से ठीक बोल सकते हैं। और हमें बीजेपी से भी कोई वो नहीं है, भेदभाव नहीं। लेकिन अगर बीजेपी जातिवाद अगर खत्म कर दे तो हम सब उसको गले लगाने को तैयार हैं। क्या है भाई, आप जातिवाद खत्म कर दो, आप हमारे हम आपके हैं, खत्म हो गई बात, ही खत्म हो गया भाई, एक ही देश के रहने वाले हैं ना हम। मैं आप पूछोगे इस बात के लिए, मैं ये समझता हूँ कि अभी ऐसा सर्कुलर होना चाहिए कि हार्डली 23-24 ईयर्स ओल्ड जो है अच्छे स्कॉलर, उनने आना चाहिए। और ये भागदौड़ जवानों की है, अगर तो बॉर्डर पे जवान है ना, तो इस रणनीति को भी संभालने वाला जवान ही होना चाहिए। राजनीति में भी नौजवानों हाँ बस। सर, मुसलमानों की दृष्टिकोण से आप देखा जाएंगे तो कोई भी बने, चाहे उद्धव ठाकरे बने या फिर अभी जो हमारे यहाँ की जो है गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस जी वो बने, मुसलमानों के लिए तो कोई भी ठीक नहीं। अगर आइडियोलॉजी के बारे में देखेंगे तो बाला साहब ठाकरे की आइडियोलॉजी ये थी कि बाबरी मस्जिद को जिन्हें शहीद किया उनको उन पर फख्र था। तो हम कांग्रेस जो आइडियोलॉजी बाकी मिली है वो अननेचुरल है। कांग्रेस का काम ही नहीं था कि शिवसेना से मिले, तो इससे अच्छा तो हम बीजेपी को वोट देना सीधा। हम क्यों दुश्मनी पाले बीजेपी से? मुसलमान के बीजेपी से हमेशा दुश्मन पाल रहे, इसलिए कि कांग्रेस के वोट थे। कांग्रेस पहले सेकुलर पार्टी थी, आज की तारीख में कांग्रेस सेकुलर पार्टी नहीं है, क्योंकि एक तो शिवसेना से जाके मिली, दूसरा उनका कहना है कि मुसलमान मध्य नागपुर से, मैं मध्य नागपुर की बात करूँगा, यहाँ से मुसलमान जीत के नहीं आता। तो क्यों जीत के नहीं आता? कि कांग्रेस के बाद अपने खुद के वोट नहीं है, मुसलमानों को छोड़ के बात साबित खुद कांग्रेस कर रही है कि कांग्रेस के पास वोट नहीं है मुसलमानों को देने के लिए, जो कांग्रेस से खड़ा होता है। तो कांग्रेस सेकुलर कैसी हो गई अब पार्टी? अभी तक कांग्रेस पार्टी सेकुलर थी। क्या नाम है आपका? मेरा मुजीबुर रहमान नाम है। क्या करते हैं? मैं ड्राइविंग करता हूँ। ड्राइविंग करते हैं इनकम टैक्स ऑफिस में। कहाँ पे? इनकम टैक्स ऑफिस में। अच्छा, साहब का ड्राइवर। क्या लग रहा है महाराष्ट्र में इस बार? महाराष्ट्र में तो इस बार ये लग रहा है कि महायुति जो है वो आएगी, बीजेपी गठबंधन आएगी। अच्छा, क्योंकि सेकुलर यहाँ कांग्रेस ने किसी को वोट नहीं, वो टिकट नहीं दी ना। मध्य नागपुर के अंदर में इतना बड़ा आज हमारा ये है, उसको वोट नहीं दिया, टिकट नहीं दी गई। मध्य नागपुर में कोई मुसलमान के काबिल नहीं था कि कोई मुसलमान यहाँ पे 2 बार 3 बार अनीस अहमद यहाँ आए, मंत्री बने, और भी लोग थे यहाँ पे टिकट देने के लिए। ये एक बड़ा मुद्दा है यहाँ। 40 लाख मुसलमान पूरे महाराष्ट्र में है, और नागपुर शहर में एक से बढ़कर एक मुस्लिम लीडर है। हमारे आसिफ कुरैशी है, अनीस अहमद है, काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनके सामने अभी जो कैंडिडेट को दिए वो कुछ भी मायने नहीं रखता, लेकिन उनको टिकट इसलिए काटा गया कि सिर्फ मुसलमान है। मैं यही तो मैं नागपुर में हूँ और नागपुर के मोमिनपुरा इलाका में घूम रहा था, जामा मस्जिद के ठीक सामने लोगों से बात कर रहा था। तो यहाँ के मुसलमानों के बीच एक बड़ा मुद्दा ये नज़र आया कि मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व कम हुआ है। बीजेपी टिकट नहीं देती है, कांग्रेस देती थी, पर उसने भी मात्र एक टिकट दिया है विदर्भ क्षेत्र में। इस बात की नाराज़गी है। अब वोटों में कितना तब्दील होगी ये तो 23 तारीख को ही पता चलेगा। बाकी मोमिनपुरा के मुसलमानों ने अपने मुद्दे बताए, उन्होंने बीजेपी से अपनी अपेक्षाएं बताई। उनका कहना है कि बीजेपी से उनको गुरेज नहीं है और कुछ मुद्दे हैं जिनको ख़त्म करना होगा, उसके बाद ही वो भरोसा कर पाएंगे और वोट दे पाएंगे। नितिन गडकरी की तारीफ़ कर रहे हैं यहाँ के मुस्लिम, और देवेंद्र फडणवीस से कुछ शिकायतें हैं, उन शिकायतों पर वो गौर करेंगे। तो उनका कहना है कि वो उनको भी वोट देंगे। बाकी आने वाले वक्त में जब नतीजे आएंगे तो नागपुर का भी दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा, और महाराष्ट्र का भी अगले 5 साल कौन चलाने वाला है ये पता चल जाएगा। हम लगातार ऐसे ही घूमते रहेंगे, जगह जगह लोगों से आपको रूबरू कराते रहेंगे, उनके मुद्दे आपको बताते रहेंगे। आप देखते रहिए हमारी यात्रा, कौन जीत रहा है। मैं सौरभ त्रिपाठी हूँ और कैमरे के पीछे मेरे साथ जेरी हैं। शुक्रिया।